Good morning class. As I have covered the first method of payback period in my previous video, last video, now I am going to cover second method of payback period. This I'll make you understand with the help of an example only. Coming to an example. See. This is illustration number 6 in DK Goel book. A project requires initial outlay of rupees 80,000 and is expected to generate cash flow after tax but before depreciation. Rupees 8,000, 20,000, 14,000, 30,000, 32,000 and 45,000 during its 6 years life. Calculate the payback period. बेटा अब क्या है, ये क्वेश्चन आपको गिवन है. इस क्वेश्चन में आपको क्या रखा है कि एक प्रोजेक्ट है जिसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 80,000 रुपीज जो है आपके इनिशियली आपका जो कैश आउटफ्लो है जो इस प्रोजेक्ट में आपके लगेंगे, इनिशियल आउटले, इनिशियल इन्वेस्टमेंट या कैश आउटफ्लो जो भी आप इसे बोले, एंड इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट कैश इनफ्लो, कैश फ्लो लिखा है, दिस मीन्स कैश इनफ्लोज आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन. ठीक है, आपको क्या दे रखा है, कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, जिसका दूसरा नाम मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ. लेट्स चेक ये कौन सा है आपका. कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन आर गिवन टू यू. तो मैं आपको एक बार टेबल शो करना चाहती हूँ बेटा, जिस टेबल में आपने ये पढ़ा था. सी, दिस इज द टेबल जिसमें आपका क्या था, सेल्स माइनस एक्सपेंसेस माइनस डेप्रिसिएशन, EBIT आया था, उसमें से इंटरेस्ट माइनस हुआ था, अर्निंग बिफोर टैक्स बचा, टैक्सेस माइनस किए, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया. अर्निंग आफ्टर टैक्स आने के बाद यू हैव एडेड डेप्रिसिएशन इन इट. उसके बाद आपका क्या निकलता है, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, जिसका दूसरा नाम क्या है, कैश इनफ्लोज. अर्निंग आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन या फिर प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, जिसका दूसरा नाम क्या है हमारा, कैश इनफ्लोज. एज अब मैंने आपको ये भी बताया था कि सिर्फ ARR के मेथड के अंदर हमें क्या चाहिए होता था, अर्निंग आफ्टर टैक्स चाहिए होता था. बाकी जितने मेथड्स है, जितने आप टेक्निक्स आप पढ़ेंगे कैपिटल बजटिंग की, हर एक टेक्निक के अंदर आपको क्या चाहिए, कैश इनफ्लोज चाहिए, मींस अर्निंग आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन चाहिए. अगर किसी भी क्वेश्चन में कैश इनफ्लोज ना गिवन हो, यानी ऊपर वाला कोई भी प्रॉफिट गिवन हो, फॉर एग्जांपल PBT गिवन हो सकता था या EAT गिवन हो सकता था, तो आपको क्या करना है, आपको यहां तक पहुंचना है, कैश इनफ्लोज तक पहुंचना है. कैसे पहुंचेंगे, फॉर एग्जांपल अगर PBT गिवन था किसी क्वेश्चन में तो उसमें आपको टैक्स रेट भी गिवन होगी, तो पहला काम आप क्या करेंगे, टैक्स माइनस करेंगे, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा. फिर जब आप अर्निंग आफ्टर टैक्स पे पहुंच जाएंगे फिर डेप्रिसिएशन एड बैक करेंगे, और डेप्रिसिएशन की इन्फॉर्मेशन भी आपको क्वेश्चन में ही गिवन होगी. डेप्रिसिएशन एड बैक करेंगे, फिर आप इन पर पहुंच जाएंगे, किस पर, कैश इनफ्लोज पर. तो आपको कैश इनफ्लोज तक पहुंचना है बाकी सब मेथड्स के लिए, और पैट पर पहुंचना है ARR के लिए. ओके, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा था बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर हमें डायरेक्टली यही दे रखा है. ये देखिए, कैश इनफ्लो, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन. यहाँ पे कैश फ्लो का मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, यानी CFAT, यानी कि कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, जिसका दूसरा नाम क्या है, कैश इनफ्लोज. 8,000, 20,000, 14,000, 30,000, 32,000 एंड 45,000 फॉर 6 years लाइफ. प्रोजेक्ट की लाइफ है 6 years. फर्स्ट ईयर में आपको मिलेंगे 8,000, सेकेंड ईयर में आपको कैश इनफ्लोज आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन मिलेंगे 20,000, थर्ड ईयर में 14,000, फोर्थ ईयर में 30,000, फिर 32,000 एंड देन 45,000. ऐसे ही 6 years के लिए आपको जो है पैसा आपका इतना इतना मिलता रहेगा. सो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डू वी कैलकुलेट पे बैक पीरियड. आपको बोला गया है कि आप पे बैक पीरियड निकालो, तो कैसे निकालेंगे पे बैक पीरियड. द फॉर्मूला इज, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए बेटा आपको कैसे सॉल्व करना है, लेट्स चेक. सबसे पहले आपको क्या करना है क्लास, सी, ईयर नोट करेंगे. सबसे पहले ईयर, कितने ईयर्स से आपके, 6 years का प्रोजेक्ट है, तो आई एम राइटिंग 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 years. ठीक है, अब आपके जो कैश इनफ्लोज दे रखे हैं, हमें यहाँ पे कैश इनफ्लोज ही चाहिए थे और हमें ऑलरेडी गिवन है, हमें इसमें कुछ नहीं करना, जो कैश इनफ्लोज ही चाहिए थे हमें, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन चाहिए था, जो कि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है. तो मैं क्या करूंगी, सीधे सीधे एज इट इज इनकी फिगर्स जितनी भी है नोट करती जाऊंगी. 14,000, 30,000, 32,000 एंड 45,000. ओके, अब आपको पे बैक पीरियड निकालना है. कैश इनफ्लोज ऑलरेडी दिए हुए हैं, अगर कैश इनफ्लोज डायरेक्टली ना दिए होते, पैट दिया होता, तो मैं क्या करती, पैट के अंदर पहले डेप्रिसिएशन ऐड करती, फिर मैं कैश इनफ्लोज निकालती. बट इन दिस क्वेश्चन आई हैव डायरेक्टली बीन गिवन टू कैश फ्लोज, कैश इनफ्लोज. ओके, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैंने नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे लिखना है क्यूमुलेटिव. यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे आप लोग, क्यूमुलेटिव
सी फैट यानी कि कैश इनफ्लोज आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। ये क्यूमुलेटिव आप सीधा ही लिखिए, ये भी छोड़ दीजिए, आप लिखिए क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज। ओके, क्योंकि ऑलरेडी मेरा कैश इनफ्लोज गिवन है, मुझे और कुछ नहीं लिखना है। क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते थे, आपको याद होगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आप क्या करते थे, 8000 है तो यहाँ पे इसका 8000 का 8000 एज इट इज, 8000 प्लस 20,000 28,000, 28,000 प्लस 14,000 comes out to 42,000, 42,000 plus 30,000 comes out to 72,000, 72 plus 32 1,04,000, 1,04,000 plus 45,000 comes out to 1,49,000। ठीक है, ये क्या निकल गए हमारे क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज निकल गए। अब हमें क्या करना है, पे बैक पीरियड निकालना है। अब सबसे पहले आप ये देखो कि इस क्वेश्चन के अंदर आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या थी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन दिस क्वेश्चन वाज गिवन टू अस एज ₹80,000। 80,000 रुपए जो है आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट की। अब आपको ये देखना है पे बैक पीरियड का मतलब क्या होता है। पे बैक पीरियड का मतलब ये होता है कि आपको ये चेक करना है कि आपके जो ये 80,000 रुपीज हैं आपकी पॉकेट में वापस कब आपको मिल जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स यानी नंबर ऑफ पीरियड कि किस पीरियड के बाद आपको ये आपके 80,000 रुपीज वापस मिल जाएंगे। तो हम कैसे निकालेंगे, 8,000 यहाँ तक आ चुके थे, 28 यहाँ तक आ चुके थे, 42 यहाँ तक आ चुके थे। जो क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज है उसमें चेक कर रही हूँ बेटा मैं। अब हम चेक कर लेते हैं, 8 यहाँ तक आ चुके थे, 28 यहाँ तक आ चुके थे, 42 यहाँ तक आ चुके थे। अब ये कितने हैं, 72,000। यहाँ तक मेरे कितने पैसे आ चुके हैं, 72,000। और कब तक आ चुके हैं, 4 ईयर्स तक। तो आप कैसे लिखेंगे इसको, आप लिखेंगे 4 ईयर्स प्लस, ठीक है। अब 80,000 टोटल आने थे आपके, जिसमें से 72,000 रुपए यानी 72,000 रुपीज यू हैव रिसीव्ड टिल ईयर 4। जहां तक कर लिए आपने वो तो यहाँ पे लिख लो, प्लस 72 आने थे 80 में से, सॉरी 80 आने थे, 72 आ चुके हैं, 80 आने थे, 72 आ चुके हैं, बचे कितने 8,000। तो मैं क्या लिखूंगी, प्लस लिखा, ऊपर लिखूंगी 8,000 अपॉन, कहां से आने हैं, अगली इंस्टॉलमेंट कौन सी है मेरी, अगली इंस्टॉलमेंट आप ये वाली देखेंगे। किसके अंदर देखेंगे, किस कॉलम में, कैश इनफ्लोज वाले कॉलम में देखेंगे बेटा, ठीक है। तो अगली इंस्टॉलमेंट मेरी कितने की है, 32,000 की। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी डिवाइडेड बाय 32,000। ओके, दोबारा बता रही हूँ मैं आपको क्लास, प्लीज पे अटेंशन। सी, पहले आप क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज निकाल लेंगे। कैसे आपको निकालना आता है, 8,000, 28,000, 28 प्लस 14, इस तरीके से आपने निकाल लिया, ठीक है। टोटल 1,49,000 आपका यहाँ तक एंड वाले कॉलम तक आ जाता है, ठीक है। आपको चाहिए कितने पैसे थे, 80,000 आपकी पॉकेट में आपको वापस चाहिए थे। जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया वो आपको वापस चाहिए था। आपने चेक किया क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज में कि 72,000 रुपए यानी 72,000 रुपीज तो आई हैव रिसीव टिल ईयर 4, 4th ईयर तक मैंने रिसीव कर लिए हैं। ओके, सो मैं क्या करती हूँ, 40, अब देखिए 4 ईयर्स तो यहाँ पे लिख दिए, जहां तक आपने रिसीव कर लिए 4 ईयर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए। बचे हुए कितने पैसे थे, 72 मेरे को रिसीव हो चुके हैं 4 ईयर तक, 80 मुझे करने थे, तो कितने पैसे बच गए 8,000। तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं 8,000, ऊपर लिखेंगे डिवाइडेड बाय, कहाँ से आएंगे 8,000 आपके अगली इंस्टॉलमेंट में से, जो अगली इंस्टॉलमेंट यानी अगले जो कैश इनफ्लोज हो रहे होंगे आपके 4 ईयर्स से अगले वाले कैश इनफ्लोज कौन से थे, 5th ईयर के। 5th ईयर में जो आपको 32,000 मिल रहे थे, इसमें से तो आपके 8,000 निकलेंगे। तो इसीलिए 8,000 अपॉन 5th ईयर की जो नेक्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट होती है, 4th ईयर से अगली जो इंस्टॉलमेंट होगी आपकी 32,000। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो ये मेरा हो गया 1/4 एक टाइप से, तो ये 0.25 हो गया, 4.25 ईयर्स आपका आंसर आ गया। तो 4.25 ईयर्स इज योर पे बैक पीरियड, दिस इज योर पे बैक पीरियड। ओके, अब देखेंगे क्लास, इसका अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको, यानी कि जो कंप्लीट ईयर्स हैं आपके, जब तक आपका पैसा कवर हुआ है कंप्लीट ईयर्स प्लस रिमेनिंग अमाउंट। रिमेनिंग अमाउंट कितना था, यानी कि जितना आपको मिलना था 80 मिलना था, जिसमें से 72 मिल चुका था, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना, वो 8,000 रिमेनिंग अमाउंट अपॉन नेक्स्ट कैश इनफ्लो, नेक्स्ट कैश इनफ्लोज इंस्टॉलमेंट जो आपकी, आप इस तरीके से, मैं आपका अलग से ऐसे कुछ फॉर्मूला लिखा नहीं है, बट हमने ये फॉर्मूला अपना खुद से डिराइव कर लिया कि हमें पता चल गया कि आपको कैसे सॉल्व करना है। तो आप चाहो तो इस फॉर्मूला की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, सो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ पे बैक पीरियड, जिसके अंदर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन है कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। बेटा कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके अंदर आपको गिवन नहीं होगा।